Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Talha Usman. Welcome to the Academy. I'm the your biology tutor. मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू द सन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। हम यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के कुछ मेन चैप्टर्स जो हैं आपके पास बायोलॉजी 9th क्लास के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो हम पहले देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किस बिहाफ पर काम करती हैं, क्या क्या रोल हैं उनके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, क्या डिफ्रेंशिएट है इन दोनों के बीच के अंदर। ये सब कुछ हम नोट करेंगे इन छोटे से लेक्चर्स के अंदर। हम आपको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उन पूरे चैप्टर्स के डिफरेंट पार्ट्स देंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी के कौन से सेशंस किस से रिजेंबल हैं, किस से नॉन रिजेंबल हैं, कौन सा मटेरियल किस से ऐड करता है, किस से ऐड नहीं करता। ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम तलहा उस्मान है। मैंने एमफिल किया हुआ बायोलॉजी के अंदर और इस वक्त मैं डिफरेंट कर्नल इंस्टीट्यूट के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और अब मैंने डी अकेडमी को ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे हर मोड पर। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए बात करते हैं, अगर हम बायोलॉजी के कवर की बात करें या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक की बात करें तो सबसे पहले जो हमें चीज़ मिलती है उस चीज़ की इंट्रोडक्शन मिलता है। तो हम जिस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं वो है आज बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी की सही डेफिनेशंस को आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हम बहुत आसानी से इसे पेश करेंगे। देखेंगे एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है बायोलॉजी, जो यहाँ से निकला है, दो वर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है ये, बायोलॉजी और प्लस लोगोस से। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एग्जैक्ट्रा। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ने जाएं, अब देखें इसे रिजेंबल कैसे करना है, अपने साइंस के साथ रिजेंबल करना है। ये साइंस की एक ब्रांच है। साइंस को आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसकी ब्रांच है बायोलॉजी, जिसके अंदर हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। कलेक्टिव फॉर्म में अगर हमको कहें तो हम कहेंगे कि ये स्टडी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिव लाइफ कहा जाता है। अगर मैं आप सबसे सवाल करूं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और लगवी माना बताने लग जाते हैं कि सर लाइफ मीन्स जिंदगी, फलाटी मटी, जो सभी होता है। लेकिन देखें लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है। लाइफ किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो रेस्पायर कर सके, जो रीजनरेट कर सके, जो ग्रोथ कर सके, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और बहुत सारे सेल्यूलर लेवल हैं यहाँ पर, लेकिन हम मेन चीज़ें यहाँ करते हैं, रिप्रोडक्शन है, रेस्पायर है, रीजनरेट है, ग्रोथ है। जब इन सब चीज़ों की एडिंग हम किसी चीज़ के अंदर पेड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ये एक ज़िंदगी है, एक जिंदा चीज़ है, और जिंदा चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बायोलॉजी की वजह से तो बहुत सी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन इसको दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद है कि एक ऐसी चीज़ जो मूव नहीं कर सकती, उनकी सेल्यूलर लेवल स्ट्रक्चर जो है, इंट्रा स्ट्रक्चर वो चेंज है, दूसरी है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है। तो बायोलॉजी को मेन दो ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक था बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में? बॉटनी कहते हैं प्लांट्स को। दुनिया के जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स आपके यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर लेवल पढ़ेंगे, टिश्यूज लेवल पढ़ेंगे, उनके ग्रोथ फैक्टर्स पढ़ेंगे, उनके पोलिनेशन मेथड पढ़ेंगे, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जितने मेथड हैं, किस तरह से उनकी पेरिस्टल कहाँ है, एक्यूटिक कौन से हैं, मेसोफाइल कौन से हैं, जितने भी सारे प्लांट्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जब भी हम उनकी स्टडी करेंगे तो उनको पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर। सिंपली कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। चाहे वो छोटे पौधे हों, चाहे वो बड़े प्लांट्स हों, जो भी हम उनको बॉटनी के अंदर पढ़े जाए। अब सब
जू के अंदर जाते होंगे। जू एक कॉमन वर्ड है, एक छोटा सा जहाँ पर पार्क्स वगैरह होती हैं वहाँ पर जू पाया जाता है जिसमें एनिमल पाए जाते हैं। देखें जू एनिमल्स को इंडिकेट करता है और मैंने लॉजी इस वर्ड से निकला है, ये बायोलॉजी लोगोस, इसके मतलब स्टडी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है यहाँ से रिजेंबल करता है, तो लॉजी यहीं पर आ गया, इसको करेंगे स्टडी अबाउट एनिमल्स। दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, चाहे वो एक्वेटिक हों, टेरेस्ट्रियल हों, मेमेलियन हों, जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, जब भी एनिमल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर। ये हमारे पास दो मेन ब्रांचेस हैं। उसके बाद जूलॉजी लेवल पर या इंटरनल स्ट्रक्चर लेवल पर हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसको कहा जाता है, आपकी बुक के अंदर उस चीज़ को ब्रांचेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका बेसिकल जो वर्ड है वो है डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोलॉजी, सेक्शंस ऑफ बायोलॉजी, सेक्शंस ऑफ बायोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी, ये सब हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि किसी भी चीज़ को परमानेंट पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट उस चीज़ के अंदर जा सकें। देखें मैं आपको लाइफ से रिजेंबल एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर का एक दराज है, ठीक, दराज के अंदर हमें पता होता है कि कौन से दराज के अंदर हमने कपड़े रखने हैं, कौन से दराज में हमने पैसे रखने हैं, कौन से दराज में हमने मेडिसिन रखनी है। तो जब हमें पता होता है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम डायरेक्ट पैसों वाले दराज को खोलते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए होती है, और अगर हमें कुछ और चाहिए, कपड़े चाहिए होते हैं, तो हम कपड़े वाले दराज को खोल होते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिस डिपार्टमेंट को हमने पढ़ना होता है तो डायरेक्ट उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं कि हाँ भाई मिसाल के तौर मैंने जेनेटिक्स को पढ़ना है, मैंने डीएनए को पढ़ना है, मैंने आरएनए को पढ़ना है, मैंने और फैक्टर्स को पढ़ना है, मैंने एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ना है, मैंने एनवायरमेंटल बायोलॉजी को पढ़ना है। तो जहाँ पर हमने पढ़ना है तो हम डायरेक्ट उस दराज के अंदर जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे जो ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स के हवाले से दिया गया है। इसकी बहुत सी डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जिस जो ब्रांच आती है उसका नाम है एनाटॉमी। सबसे पहले आता है एनाटॉमी। देखिए एनाटॉमी बहुत आसान है, इसे टिपिकल करके बताया जाता है और समझाने में थोड़ा उलझन दी जाती है, स्टूडेंट्स इस चीज़ को बड़ा मुश्किल तरह से लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान है। देखें एक आपकी अपीयरेंस है ये, जिसमें आपकी चीज़ें जो आपके ऑर्गन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, आपकी आइज़, हेड, नोज़, लिप्स, हैंड्स, ये चीज़ें हैं आपकी नज़र आ रही हैं। एक और ऑर्गन है जो इंटरनली आपके फंक्शंस कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, उनके अंदर आपका हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, लिवर्स आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाते हैं, यार मैनी और। जब हम उन इंटरनल, मैं आपको कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जब पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द इंटरनल, देखिए इस चीज पर फोकस कीजिएगा। इंटरनल अंदरूनी हिस्से जो हैं, जो हमें सिंपल आंख से हमें नजर नहीं आते, जब उनको पढ़ा जाए तो हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपका लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गन्स बाहर तौर पर नजर नहीं आते, जब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे तो हम करेंगे एनाटॉमी के अंदर। सिंपली है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनाटॉमी, द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज, और स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, 2 वर्ड की डेफिनेशन है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर, ठीक है। देखिए इसके बिल्कुल अपोजिट चले जाएं। अब वर्ड यहां पर कौन सा इंडिकेटेड है, इंटरनल, ठीक। इंटरनल का अपोजिट क्या है, इंटरनल का अपोजिट है एक्सटर्नल, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल आ गया हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं कि हमें समझ जाए। एक्सटर्नल किसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ये आपकी सेकंड ब्रांच है, ये आपकी सेकंड ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। इंटरनल का बिल्कुल अपोजिट जो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या आती है, देखें आपकी जो बाहर के अपीयरेंस है, आपकी आईज हो गई, नोज हो गई, ये मैं खड़ा हूं, मैं एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर खड़ा हूं। अब मेरी जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, लिप्स हो गए, टंग हो गया, टीथ हो गए, आईज हो गए, इनकी मूवमेंट हो गई, ये सारी इसके अंदर जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही होंगी, हम उनको कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी अबाउट या ऑफ आउटर या एक्सटर्नल, ये बात एक है बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आउटर और एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी,
जब जिस्म के बाहर वाले हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। बहुत सिंपल और आसान है ये, ठीक है बेटा। हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसकी थर्ड ब्रांच जो है वो है हमारे पास साइटोलॉजी, ठीक, साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी के बारे में हम क्या कहते हैं, देखें, अगर हम बेसिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक लाइफ में पढ़ने के लिए हमें पता चलता है कि सेल्यूलर लेवल से स्टार्ट करते हैं। भाई ऑर्गेनील आए, सेल आया, टिश्यू आया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद गो ऑन है, सो ऑन है, ठीक। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है सेल। तो सेल, उसके फंक्शंस, उसके ऑर्गेनील्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के अंदर। इसको सिंपल क्या कहेंगे, दो वर्ड्स की डेफिनेशन है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसका दूसरा नाम दिया जाता है सेल बायोलॉजी। जब आपको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, अगर तो जब भी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का लफ्ज़ सुने तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बात है। हम तीनों ब्रांचेस के थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। हमने आज 3 ब्रांचेस को, डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया है। एक है एनाटॉमी, द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड थर्ड है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल और सेल बायोलॉजी। ये आज हमारा ये 3 हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं चौथी ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। आपने हमने सेल को पढ़ लिया और मैंने बताया था कि सेलुलर लेवल में हिसाब से सेल मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे। टिश्यूज़ के डिफरेंट फंक्शंस, उनके टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड कौन से हैं, अनस्ट्रेटिफाइड कौन से हैं, कॉलमनर कौन से हैं, स्कीमाइज कौन से हैं, अलग अलग टाइप्स आती हैं। जब भी हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यूज़, ठीक है बेटा। बहुत आसान है, ये एक 3 लफ्ज़ की डेफिनेशन है, छोटी सी, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी आपसे सवाल करता है, पूछता है, या फिर इसके लिए इंडिकेशंस देते हैं आपको, और आपको मुलझा कर पूछने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी को कि हाँ बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो आपने कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्टोलॉजी अगर पूछ ले कोई तो आपने सिंपल कह देना है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, स्टडी अबाउट द टिश्यूज़, सिंपली है, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ते हैं हमारी 5वीं ब्रांच की तरफ। 5वीं ब्रांच जो है हमारी वो है टैक्सोनॉमी। देखिए ये थोड़ी कंफ्यूजिंग ब्रांच है, बच्चे आज तक इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आती है, लेकिन खैर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है। हम इसको मिसाल से पढ़ते हैं। देखिए आपका कोई दोस्त है, भाई है, कज़न है, कहीं पर है जो रिलेटिव है, जो साइंस से बहुत रिलेटेड है, ठीक, साइंटिस्ट, ऐसा समझ ले साइंटिस्ट है, ठीक, बायोलॉजी का है। और आपने क्या करना है, आप कहीं घूमने चले गए, उस इलाके में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो पहले आप उनसे इंट्रोड्यूस नहीं थे, ठीक। तो आपने क्या किया, उस भाई को, मिसाल के तौर पे मैं वकार भाई का कह लूँ कि वकार भाई मेरे दोस्त हैं अच्छे खासे, मैंने उनको फ़ोन कर ली कि वकार भाई आई हैव फाउंड समथिंग एल्स, जो चीज़ जो है वो मैंने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, एक न्यू है, तो आप अगर इसे चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कुछ है, ठीक। वकार भाई आते हैं, उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके लैब में ले आते हैं। लैब में अब सबसे पहले हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, सेलुलर लेवल पे। सेलुलर, भाई ये न्यू सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, अगर रिप्रोडक्शन है तो कौन सी है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, रेस्पायर करता है तो कौन सी करता है, एरोबिक रेस्पायरेशन करता है या एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है, जो डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो हम मैच करेंगे। तो हमारे पास 5 किंगडम्स आते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक। हमने पहले सेलुलर लेवल की पहली चीज़ देखनी है कि ये कौन सी चीज़ है। सेलुलर में हम पहले देखेंगे भाई ये जो है वो यूनी है, यूनी सेल्यूलर है या और मल्टी सेल्यूलर है, ठीक। इन चीज़ों, अब ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। भाई हमें पता चल गया ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक। तो हमें पता है कि यूनिसेल्यूलर के ऐसे 2 ही किंगडम है हमारे पास जो यूनिसेल बात करते हैं। एक है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। 2 चीजें हैं, ठीक है बच्चे। अब जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला है, पहले तो हम उसको चेक करने के बाद उसकी चीजें लिखेंगे। ये यूनिसेल्यूलर है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है,
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अब जो चीज़ें हमने लिख ली इसको हम मैच करेंगे दूसरे किंगडम के साथ, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ आपस के अंदर मैच करेंगे। इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ नहीं है, इसके अंदर ये मौजूद है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है नहीं है नहीं है। देखिए अब डिसिमिलरिटीज़ क्या आ रही है, अगर ये सारा का सारा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का हिस्सा होता तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती, अगर ये किंगडम मोनेरा का हिस्सा होता तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं कुछ नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि नहीं ये ना मोनेरा है ना प्रोटोक्टिस्टा है, ये एक नई चीज़ है। ठीक, अब नई चीज़ को क्या करेगा वकार भाई जो हैं वो क्या करेंगे, उस इलाके के हिसाब से और उसके जेनस के हिसाब से, स्पीशीज और जेनस, बायोलॉजी के हिसाब से दो किस्म के नाम दिए जाते हैं ना। जैसे अब देखें राना टिग्रीना हो गया, होमो सेपियंस हो गए, अब दो चीज़ों के अंदर ये नाम देंगे, दो चीज़ों के अंदर। ठीक, अब सिंपल ब्रांच की तरफ आते हैं। मैं आपको ये मिसाल दे रहा था कि आप इजी समझ जाएं। मिसाल की तरफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी किसी चीज़ के कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आपस में मैच करके किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को नाम देने को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास ये मार्कर है, इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस के अंदर रिजेंबल किया है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को मैच किया है। हमें एक नई चीज़ मिली थी तो हमने इसे कह दिया भाई ये फलां चीज़ है और नहीं है, हमने इसे एक अलग सा नाम दे दिया। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मैच करने के बाद उसे नाम देने को टेक्सोनॉमी कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास आती है छठी ब्रांच है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की बात करते हैं भाई, सिंपल हो गया, हमारे पास स्टडी ऑफ जीन्स। यहां पर कंफ्यूजिंग है, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स किसे कहते हैं। देखिए हेरिडिटी मटेरियल है ना, हम अपने वालिद से मैच होते हैं, अपने वालदा से मैच होते हैं, पूरे नहीं होते लेकिन उनसे मैच हो रहे होते हैं। हम पता चलता है कि आप किसी को देख कर ना लगाते हैं आप फलां के बेटे, हाँ हाँ आपके नक्श से लग रहा है, आपके चेहरे से लग रहा है। ठीक, तो ये जो चेहरा मैच होता है ये हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक, ये हेरिडिटी मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कौन करते हैं, जीन्स करते हैं। तो जब जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको डीप में पढ़ना है हमें, आगे हमारे पास चैप्टर्स हैं जीन्स के बारे में, डीएनए आरएनए चैप्टर्स हैं हमारे पास, क्रोमोसोम्स चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो जब इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डीप से पढ़ाऊंगा कि किस तरह से होता है, लेकिन हम इस ब्रांच के लेवल पर हम सिंपली ना पढ़ेंगे कि जीन्स के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास ब्रांच आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेली रूटीन में मौजूद होती हैं। ठीक, इसलिए मैं आपको फिर से मिसाल देता हूं एनवायरमेंटल के हिसाब से। आप हैं, आप एक घर में रहते हैं, घर का एक सेक्शन है आपका कमरा, आप वहां पर रहते हैं, वहां पर आपको टेबल भी होगी, फैन भी होगा, सेवर भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। एक आप हैं जो लिविंग है, एक दूसरी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है। ये जो लिविंग और नॉन लिविंग आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हैं, एक दूसरे के ऊपर। अगर पंखा नहीं होगा तो आपका जो है गर्मी लगेगी, आपका होम्योस्टेसिस जो है बॉडी का वो सेट नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, टेबल नहीं होगी तो आप आसानी से पढ़ नहीं सकेंगे, बेड नहीं होगा तो आप आराम से सो नहीं सकेंगे। इस तरह से आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप है। ये जो लिविंग का और नॉन लिविंग का आपस के अंदर रिलेशनशिप बेटा है ना, इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, जैसे सोशो बायोलॉजी कहते हैं। इट इज सिंपल, अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मटीरियल बिटवीन ईच अदर इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो आज हमने यहाँ पर 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने हिस्टोलॉजी को, स्टडी ऑफ द टिश्यूज है, टेक्सोनॉमी किसी भी चीज़ को नाम देने को, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को मैच करने के बाद उसे नाम देने को हमने टेक्सोनॉमी कहा है। जेनेटिक स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी मटेरियल का ट्रांसफर होना, उसे हमने कहा है। और उसके बाद हमने पढ़ा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग, देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मटेरियल है जिसे हमने नॉन लिविंग दे दिया और एक चीज़ है ये जो लिविंग है। ठीक, इनके बीच में एक इंटरसेक्शन कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ना बेटा, इसे हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, हमारी ब्रांच नंबर 8 जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, देखें पहले तो हमने लॉजी को अलग कर देना है, क्योंकि लॉजी हमें पता है कि इसका मतलब है स्टडी, बाकी बचा पैरासाइट।
ये वर्ड निकला है पैरासाइट से, इसको थोड़ा पढ़ना है। पैरासाइट्स किसे कहते हैं बेटा? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में रहें, आपका खाना खाएं और आपको नुकसान दें। जो चीज़ नहीं, देखें मैं जहर की बात नहीं कर रहा, मैं लोहे की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी चीज़ों की नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके पास बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के अंदर रहें और आपसे खाना भी खाएं, शेल्टर भी लें और आपको नुकसान पहुंचाएं। जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। और जब इनकी इंफॉर्मेशन ले तो उससे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हार्म्स योर बॉडी इज नोन एज पैरासाइट्स एंड द स्टडी अबाउट द पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। ठीक है बेटा, हम ब्रांच नंबर 9 की पढ़ते हैं, इसका नाम है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, आपको पता है कि पहले के दौर में डायनासोर्स हुआ करते थे, ठीक। डायनासोर हमने नहीं देखे, हमारे अब्बा दादा ने नहीं देखे, उनसे जो पुराने उन्होंने नहीं देखे, लेकिन हमें पता है कि थे। कैसे पता चला कि हाँ डायनासोर्स थे? एक और हमारे पास सिंध के अंदर एक इलाका है मोहनजोदड़ो, ठीक। अब उसमें हम कभी नहीं गए, हमने कभी देखा नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी निशानियाँ देखी। जी हाँ, बिल्कुल निशानियों की बात कर रहा हूँ मैं। डायनासोर्स थे, कैसे थे, वो कितने बड़े थे, कितने खूंखार थे, ये सब हमें कैसे पता चला? हमें पता चला फॉसिल से। फॉसिल्स, ठीक है बेटा। फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं निशानियां, ठीक। जो पहले के दौर में उनके बोन्स मिली, उनके निशानियां मिली, उनसे अंदाजा हुआ कि हाँ ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी साइज इतनी बड़ी थी, वो इतने खूंखार थे, ये सब कुछ पता चलता है। तो जब भी हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, उन निशानियां, उन एंशिएंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? पैलेंटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, स्टडी अबाउट द निशानियां, ठीक है बेटा। ये बेसिकली दो चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है पैलेंटोबॉटनी, दूसरा है पैलेंटोजूलॉजी। ये क्या कहता है? देखिए, पैलेंटोबॉटनी क्या है? इंडिया के अंदर एक दरख्त है ना, रेडवुड ट्री के नाम से मशहूर है, जिस बहुत पुराना है। अब वो कैसे पता चला कि इतने पुराने दरख्त हैं और ऐसे थे, इस जगह पर थे? कैसे पता चला? उनकी निशानियों से। तो एक प्लांट है, जब प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में, उनकी निशानियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे पैलेंटोबॉटनी के अंदर, क्योंकि बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने इनिशियल में बात की थी। और जब हम किसी जानवर के बारे में, किसी एनिमल के बारे में की निशानियां पढ़ेंगे, किसी भी एनिमल की निशानियां मिलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे? पैलेंटोजूलॉजी के बारे में, द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। अगर प्लांट की फॉसिल्स मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो पैलेंटोबॉटनी, अगर एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी निशानियां मिलती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो पैलेंटोजूलॉजी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ब्रांच नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स। देखें, आपने सुना होगा डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम इनकी स्टडी पढ़ेंगे कि इनका फंक्शंस क्या है, डीएनए का काम क्या है, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, फैट्स का काम क्या है, ये किस तरह से हैं, इनकी लेवल कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, ये क्या क्या बनाते हैं, किस किस चीज़ में काम आते हैं। तो जब हम इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या है ये बायोमॉलिक्यूल्स किस काम के। तो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम स्टडीज पढ़ेंगे द दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कंसर्न विद द लाइफ। इसे मॉलिक्यूल्स तो वही हैं बायोलॉजी के हिसाब से, मतलब लाइफ के अंदर हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए नाम दिया जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे, जब भी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होगा, तो हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे? बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी?
देखें, आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजी नहीं हो सकती, इजी एक्सेस नहीं है हमारे लिए। पहले के दौर में था, मिसाल किसी को कैंसर हो गया पता नहीं चलता था, तो इस वजह से कैंसर ज़्यादा पेशेंट मर जाते थे। हेपेटाइटिस हो गई, एड्स हो गया, किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई, किसी और मटेरियल हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ें थे ही नहीं। लेकिन आजकल देखें, किसी की कुछ भी होता है तो नैनो सेकंड्स के अंदर हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये एक इंसान के फ़ायदे के लिए, द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, हमें क्या मिला, डिफरेंट चीज़ें मिली। एक्सरे मशीन आ गई हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ, हमारे पास अल्ट्रासाउंड हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स आ गई, और मेडिसिन्स आ गई। उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप DNA रेप्लिकेट कर सकते हैं, बेबीज़ बना सकते हैं, क्लोनिंग प्रोसेस है। ये सारी जितनी प्रोसेस नई चीज़ें से आ रही हैं ना, आपने हॉर्टिकल्चर सुना होगा, एक वर्ड आता है, ठीक है, ये डिफरेंट सारी चीज़ें आती हैं। ये जो इंसान के आसानी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं ना, ज़िंदगी के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। द मटीरियल विच आर एक्सिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल है, कोई मशीन नहीं, ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो आपको आसानी प्रोवाइड करे, आपकी ज़िंदगी आसानी पैदा करे। देखें, एक मशीन आती है पेस मेकर, ठीक, जो हार्ट के लिए यूज़ होती है, उसकी रोटेशन, उसके रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से पैदा देती थी। ये जो पेस मेकर मशीन है, आपको क्या लगता है ये आसान है? ये बहुत मुश्किल से बनाई गई, लेकिन किसके लिए बनाई गई? इंसानों के लिए, कि उन्हें सांस लेने में, रोटेशन करने में, ज़िंदा रहने में ज़्यादा आसानी पैदा हो। तो पेस मेकर जो है एक टेक्नोलॉजी है, इंसान के लिए बनाई गई, इसलिए उसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपके पास बायोकेमिस्ट्री, आखिरी ब्रांच है आपकी ये। केमिकल रिएक्शंस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, फलां से मिला तो एक रिएक्शन बना, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ठीक। इस तरह से बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा ना, डाइजेशन है आपका, रेस्पिरेशन है आपका, एक्सक्रीशन है, ये सारे प्रोसेस हैं। आप खाना खा रहे हैं, आपके एक्सक्रीशन में एक और चीज़ निकल रही है। आप पानी पी रहे हैं, आपका यूरिन पास हो रहा है, यूरिक एसिड पास हो रहा है। ये यूरिन, अब पानी से यूरिक एसिड कैसे बना? ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है, ठीक। आपने खाना खाया, वो आपका एक वेस्ट प्रोडक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ? ये केमिकल प्रोसेस है। जब बॉडी के अंदर जिस किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। द रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नोन एज बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।